तो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलो, पहला क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं एक शिप है, इसका मास 3 × 10⁻7 kg है। इनिशियली एट रेस्ट पे था, यानी u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। बाकी फोर्स बता रखा है, डिस्टेंस बता रखा है, और अज्यूम करने को कहा है कि जो रेजिस्टेंस ड्यू टू वाटर होगा उसे नेग्लिजिबल मानो। स्पीड बतानी है शिप की कितनी होगी। ठीक है। आपको पता है हम ये वाला फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं, v² इज इक्वल टू u² + 2as। अब क्योंकि u 0 है यहाँ पर, हम लिख सकते हैं v² इज इक्वल टू 2as। इसे बना देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी चीज़, यहाँ पर फोर्स भी लग रहा है इस पर। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ फोर्स भी लग रहा है, तो F इज इक्वल टू ma भी लिख सकते हो आप। F इज इक्वल टू ma भी लिख सकते हो आप। ठीक है। F इज इक्वल टू ma लिख सकते हो यहाँ पर। यहाँ फिर आप लिखो a इज इक्वल टू F/m भी लिख सकते हो। ये आ जाएगा सेकंड। ठीक है। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, हम फ्रॉम 1 और 2 लिख सकते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट में 2f(s/m), और बस आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। 2 इंटू फोर्स की वैल्यू है ही हमारे पास, यहाँ पर आ गया 5 × 10⁻4 इंटू में 3/3 × 10⁻7। सॉल्व करने के बाद 0.1 मीटर पर सेकंड आएगा। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है। सॉल्व कर सकते हो आप आराम से बैठ के। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.1 मीटर पर सेकेंड आएगी। ठीक है। तो फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाले में कह रहे हैं कि एक ओपन नाइफ एज है, इसका मास दे रखा है हमें, ड्रॉप करा है हाइट से जो कि 5 मीटर है ऑन अ कार्डबोर्ड। अगर जो नाइफ की एज जो है वो पेनिट्रेट करेगी एट अ डिस्टेंस, यानी कि अंदर जाकर इतना डिस्टेंस भी कवर कर लेगी, पेनिट्रेट करेगी कार्डबोर्ड में, तो एवरेज रेजिस्टेंस कितना ऑफर करेगा कार्डबोर्ड। एवरेज रेजिस्टेंस बताना। सबसे पहली चीज़, वेलोसिटी फॉल कर रही है फ्रॉम अ सर्टेन हाइट h। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू √2gh। ठीक है। ये लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर वैल्यू डाल दो, g की जगह 10 ही डाल दो, और हाइट आपके पास है ही 5। ये आ जाएगा आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as ये लगा सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as लगा सकते हैं। v 0 हो जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली वो रेस्ट पे ही आना है। v की वैल्यू आपने निकाली है 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a नहीं पता, और s आपके पास है 2। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप आराम से। अब इसको सॉल्व करो तो हमारा a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100/2 यानी कि -25। ठीक है। माइनस का ये था ना, माइनस का, तो -25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक है। तो ये आएगा -25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। ये आया हमारा एक्सेलरेशन। अब जो टोटल रिटार्डेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, टोटल रिटार्डेशन आप देखोगे नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव यानी रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पर। तो हम बोलेंगे कि जो a डैश है, टोटल रिटार्डेशन है, वो क्या है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस इस एक्सेलरेशन को मिला के आएगा। ठीक है। यानी कि g + a करने से आएगा। g की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 10 होती है, और a आपने निकाल ही लिया 25। टोटल आ गया आपके पास 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। ये आपकी आ गई ए की वैल्यू। इसको बॉक्स में कर देते हैं। ये आपकी आ गई किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। अब आपको बताना है फोर्स। मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है। इसके बाद फोर्स बताना है, तो फोर्स ऑन द कार्डबोर्ड बताना है हम लोगों को। तो फोर्स ऑन द कार्डबोर्ड क्या हो जाएगा, m और a डैश। ठीक है। मास इंटू में a डैश, तो m तो है ही आपके पास 200। अब क्योंकि आपके पास ये ग्राम में था, आप मीटर में करोगे 10⁻³ इंटू में a डैश भी आपने निकाल लिया 35। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है। और हाँ देखो, हमारा ऑप्शन ए है 7 न्यूटन। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है। अब इसको हटा देती हूँ। चलो नेक्स्ट वाले पे चल। नेक्स्ट, थर्ड। थर्ड वाले में आपको बता रखा है, थर्ड वाले में पढ़ो। एक बॉडी है जिसका मास हम लोगों को दे रखा है 5 kg, एक्ट कर रही है किसी फोर्स पे। ठीक है। एक्ट कर रही है किसी फोर्स पे, फोर्स हमें गिवन है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है हम लोगों को दे रखी है एट t इज इक्वल टू 0, ये दे रखी है। तो कह रहे हैं टाइम जिसमें ये वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस होगी वो हम लोगों को बताना है। ठीक है। टाइम अलोंग दी वेलोसिटी जब ना y एक्सिस में होगी वो हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले मास तो दे ही रखा है, फोर्स भी दे रखा है, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, a इज इक्वल टू F/m होता है।
ठीक है, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन में एम होता है, एफ आपको दे रखा है तो हम लिख सकते हैं -3 i कैप अपॉन में 5 प्लस 4j कैप अपॉन में 5। ये हमारा एक्सेलेरेशन, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, एफ अपॉन में एम करके लिख लिया हम लोगों ने इसको। अब क्या है, फाइनल वेलोसिटी बोली है। देखो फाइनल वेलोसिटी जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अलोंग है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, देखो अगर फाइनल वेलोसिटी जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है, अगर वो फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है तो एक चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि जो हमारा एक्स कॉम्पोनेंट है, जो हमारा एक्स कॉम्पोनेंट है वो ज़ीरो होगा। अगर फाइनल वेलोसिटी वाई में है तो एक्स तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, एक्स ज़ीरो हो जाएगा तो हम लगा सकते हैं वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। एक्स वाले कॉम्पोनेंट वाला लगा सकते हैं क्योंकि इसकी जगह फिर आप ज़ीरो डाल सकते हो। ठीक है, यू की वैल्यू 6 माइनस एक्सेलरेशन आ गया 3/5 इंटू में टी की वैल्यू आ जाएगी हमारी, टी की वैल्यू आ जाएगी हमारी सॉल्व करके 10 सेकेंड। ठीक है, टी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 सेकेंड, ये रहा 10 सेकेंड। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं, ऐसे और अब कर देते हैं। चलो नेक्स्ट वाले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि एक ब्लॉक एम है, वो वेज पे मूव कर रहा है, एक्सेलेरेशन ए नॉट है, वेज मूव कर रहा है विद एक्सेलेरेशन A1, तो ऑब्जर्वर सिचुएटेड ऑन द वेज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स हम लोगों को पूछ रहा है। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना, ये जो सूडो फोर्स है, ये सूडो फोर्स जो है वो डिपेंड किस पे करता है। ठीक है, तो जो सूडो फोर्स है वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिससे ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर जो है जहाँ पर ऑब्जर्वर जो है वो सिचुएटेड है। ठीक है, ध्यान रखना कि जो हमारा सूडो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हमारा ऑब्जर्वर बैठा है। ठीक है, जहाँ से वो हमें देख रहा है, ये किस पे डिपेंड नहीं करता। तो ये जो सूडो फोर्स है ये डिपेंड किस पे नहीं कर रहा है, आप ध्यान रखना किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, मैग्नीट्यूड पे और डायरेक्शन पे, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ना ही कितना एक्सेलरेशन है उस पर डिपेंड करता है, ना ही किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस पर डिपेंड करता है। अगर ये इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस पे जो ऑब्जर्वर है वो सिचुएटेड है, तो सिंपल सी बात है, आपका यहाँ पर फोर्स कितना आएगा, MA1 ही आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले में कह रहे हैं एक मशीन गन है, वो फायर कर रहा है 10 बुलेट पर सेकेंड, हर किसी का मास 10 ग्राम है, स्पीड जो है जिससे बुलेट को फायर करा जा रहा है वो इतनी है, तो फोर्स ऑफ रिकॉयल निकालना है आपको, रिकॉयल फोर्स निकालना है। पहली बात बताओ टाइम टेकन, या टाइम जो है बुलेट का, पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं, ठीक है शॉर्ट में लिखते हैं, टाइम जो है वो बुलेट का कितना है, हम कह सकते हैं ना 1/n टाइम्स, है ना, 1/n टाइम्स। अब फोर्स जो है यहाँ पर, फोर्स आपका बराबर हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यहाँ पर जो हमारा फोर्स है वो बराबर हो जाएगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी कि कितना बन जाएगा, MV_n बन जाएगा। ठीक है, MV_n बन जाएगा, यानी कि m की वैल्यू 10, v की वैल्यू 20 और ये 10, यानी कि 2000 डाइन, यानी कि आ जाएगा ये 2000 डाइन, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, हटा देते हैं इसको। चलो सिक्स वाले पे चलो, सिक्स वाले में कह रहे हैं बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स हमें दे रखा है, एक्वायर एक्सेलरेशन बता रखा है, मास बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो फोर्स बता रखा है, फोर्स वेक्टर फॉर्म में, आपको मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाल लो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालो, अंडर रूट में 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर भी कर दो 64 प्लस 100, यानी कि 10√2 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। इसके बाद एक्सेलरेशन दे रखा है हम लोगों को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है हम लोगों को। मास निकालना है तो मास कितना आ जाएगा आपका, मास आ जाएगा ना आपका फोर्स अपॉन में एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स है 10√2 अपॉन में एक्सेलरेशन 1, यानी कि मास कितना आ जाएगा 10√2 kg। ये डी ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा हटा दे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, सेवन्थ वाले पे। डिस्क है जिसका मास दे रखा है, फ्लोट कर रही है हॉरिजॉन्टली एयर में,
बाय फायरिंग बुलेट्स, हर किसी का मास 5 ग्राम है, सेम वेलोसिटी एट द सेम रेट 10 बुलेट्स पर सेकेंड। तो बुलेट रीबाउंड हुई विद द सेम स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट का इम्पैक्ट कितना होगा हमारा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, रिबाउंड हुई थी ये, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2m-vn=mg। अब वेलोसिटी ऑफ एन है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ईच बुलेट निकाल सकते हो, v=mg अपॉन में 2m-n करके। और अब आप यहाँ पर वैल्यू डाल दो, यानी कि 100 इंटू में 980 इंटू में 2 इंटू 5 इंटू 10, यानी कि आ जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन आ गया हमारा इसका डी। ठीक है, नेक्स्ट एट्थ वाला। तो एट्थ वाले में हमें बोला हुआ है बॉडी, एक बोट है जिसका मास जो है हमें दे रखा है 40 kg, वो रेस्ट पे है। ठीक है, एक बोट है जिसका मास जो है वो 40 kg है और वो रेस्ट पे है। और ठीक है, और एक डॉग है जिसका मास 4 kg है। ठीक है, एक डॉग भी है जिसका मास दे रखा है हम लोगों को, और वेलोसिटी मतलब मास दे रखा है, वो बोट में मूव कर रहा है, वेलोसिटी तो कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ द बोट निकालनी है। ठीक है, वैसे आप देख के कंसेप्ट समझ गए हो, कौन सा कंसेप्ट लगना है यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं इसके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग रहा है। ठीक है, यानी कि क्या है, मोमेंटम ऑफ बोट बराबर हो जाएगा मोमेंटम ऑफ डॉग के, यानी कि m1v1=m2v2, यानी कि हमारी वैल्यू आ जाएगी 40 इंटू V1, ये V1 हमें पता नहीं था, और ये आ जाएगा 4 इंटू 10, तो V1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 मीटर पर सेकेंड। ये रहा डी ऑप्शन। ठीक है, नाइन्थ वाला। नाइन्थ वाले में भी कह रहे हैं बॉडी मास उसका दे रखा है, बॉडी का मास दे रखा है। ठीक है, वेलोसिटी दे रखी है, टैंक का मास दे रखा है, सेम आप देखोगे ध्यान से वो सेम कंसेप्ट लग रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लग रहा है इसमें भी। ठीक है, तो आप फिर इसमें भी कैसे करोगे, इसको इससे कर देते हैं, ये नाइन्थ वाला है ना, इसको इससे कर देते हैं, m1v1=m2v2, यानी 0.25 इंटू 100=100 इंटू वी आ गया 0.25 मीटर पर सेकेंड, ये यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, साथ साथ सॉल्व करो, समझ में तभी आएगा बेटा। ठीक है, तो चलो आगे क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। इसमें कह रहा है कि एक रिजिड बॉल है आपके पास जिसका मास m है, स्ट्राइक कर रही है एक रिजिड वॉल से जिस पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड विदाउट द लॉस ऑफ द स्पीड, तो वो रिफ्लेक्ट हो गई विदाउट द लॉस ऑफ द स्पीड, जैसे कि आपको फिगर में दिखा रखा है। वैल्यू ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल, तो कितना इम्पल्स लगेगा ये हम लोगों को इसमें बताना है। ठीक है, तो वैसे ध्यान रखना कि जो इम्पल्स इम्पार्ट होगा, जो इम्पल्स इम्पार्ट होगा इसमें ना, वो किस लिए होगा, वो होगा ड्यू टू, ऐसे ड्यू टू चेंज इन परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसकी वजह से इम्पल्स इम्पार्ट होगा, क्योंकि चेंज आएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल, मोमेंटम ऑफ बॉल, इसकी वजह से जो है आपको इसमें इम्पल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इम्पल्स निकालेंगे J=, ये शायद विजिबल नहीं होगा, रुको दूसरा इससे कर देते हैं, तो J=, हो जाएगा आपके पास डेल्टा पी, यानी कि mvf-mvi। ठीक है, यानी कि mv cos 60 माइनस, देखो माइनस और फिर नेगेटिव mv cos 60। ठीक है, cos कंपोनेंट की वजह से अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 2mv cos 60, यानी कि 2mv cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब आप इसको कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि आंसर आ गया हमारा mv। देखो mv ऑप्शन, देखो ए ऑप्शन है mv, बस ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते चलो, तो इसको हटा देती हूँ। ठीक है, इसको भी हटा देती हूँ। नेक्स्ट वाले में कह रहे हैं कि जो फोर्स है एफ एक्ट करेगा किसी पार्टिकल पे जिसका मास है हमारा m, वो इंडिकेट कर सकते हो आप फोर्स टाइम ग्राफ से। फोर्स टाइम ग्राफ हम लोगों को दे रखा है इसमें। ठीक है, हमें शो कर रखा है फोर्स टाइम ग्राफ को, और इसके बाद कह रहे हैं हम लोगों को कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बोल रहे हैं ओवर द टाइम इंटरवल 0 से 8, चेंज इन मोमेंटम 0 से 8 में कितना होगा ये हमें बताना है। तो ये ध्यान रखना आप, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। ठीक है, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, एफ टी ग्राफ जो है वो हमें क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो एरिया अंडर दी एफ टी ग्राफ यानी फोर्स टाइम ग्राफ जो है हम लोगों को मोमेंटम की वैल्यू देगा, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू देगा।
अगर आप यहाँ पर देखो 0 से लेके 2 सेकंड के लिए, ठीक है, ऐसे ऐसे करके निकालेंगे। देखो फॉर 0 to 2 सेकंड, 0 से 2 सेकंड के लिए निकालेंगे तो डेल्टा P1 जो है वो हमारा हो जाएगा हाफ। देखो ना ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, यानी बेस इंटू हाइट। आंसर कितना है 6 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद निकालते हैं, देखो ये किसके लिए था, 0 से लेके 2 सेकंड के लिए था, तो अब हम निकालेंगे फॉर 2 सेकंड से 4 सेकंड के लिए, ठीक है। 2 to 4 सेकंड ये वाला आप पोर्शन देख सकते हो, 2 से 4 ये वाला है। तो 2 से लेके 4 सेकंड के लिए ये रहा 2, ये रहा 4 सेकंड, इसके लिए भी निकालेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम यानी P2 जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर जो है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू -3, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है तो -3 है ना, L इंटू बी करके कर लो, तो ये आ जाएगा -6, एक मिनट को बस, ठीक है। तो ये आ जाएगा -6 kg मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, अगला वाला निकालते हैं, तो ये P2 हो गया। अब हमें निकालना है 4 से लेके 8 सेकंड के लिए। अगला है 4 से लेके 8 सेकंड के लिए। देखो यहाँ पर एक एरिया मतलब निकाल सकते हैं हम लोग 4 से लेके 8 के लिए, तो डेल्टा P3 आ जाएगा। तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा L इंटू बी करके, यानी 4 इंटू 3 करके 12 kg मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको विजिबल हो, 12 है ये, ठीक है, 12 है, इसी ब्लैक से लिख देती हूँ, 12 है, 12 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये निकाल दिया। अब पी नेट निकालना है हम लोगों को, नेट निकालना है, तो क्या आ जाएगा डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 प्लस डेल्टा P3, तो हमारा नेट आ जाएगा, यानी कि प्लस का 6 माइनस का 6 प्लस 12, ये कैंसिल, आ गया आपका 12 kg मीटर पर सेकेंड, आ गया इसका आंसर, ठीक है। या फिर आप इसको ये भी देखो kg मीटर को लिख सकते हो 12 न्यूटन पर सेकेंड, तो हमारा आंसर है ये, देखो ये रखा ना 12 न्यूटन पर सेकेंड, सी ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं। अब मैं इसको रब कर देती हूँ, ये वाला, ठीक है, ये, तो ये आ गया 12 न्यूटन पर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल, यानी एक साथ 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं किसी भी पार्टिकल पे जो कि मूव कर रहा है वेलोसिटी v से। ये फोर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। तो पार्टिकल विल मूव नाउ विद वेलोसिटी, तो अब ये पार्टिकल जो है कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। अब वैसे देखो तीन तीन फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं किसी पार्टिकल पे, तो एक बार अगर आपसे मैं पूछूं तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आपके हिसाब से क्या होगा, अगर तीन फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं किसी एक पार्टिकल पे, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा यहाँ पर, हमेशा जीरो ही होगा, क्योंकि जो तीन फोर्स जो यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं ना उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, तो वो तीन साइड ऑफ अ ट्राइंगल को दिखा रहे हैं, ठीक है, जो कि सेम ऑर्डर में, ध्यान से देखो ये दिखा रखा है और ये सेम ऑर्डर के हैं, ठीक है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू एम डी वी अपॉन में dt, ये होता है। तो जो वेलोसिटी है, अब ध्यान से देखो, हमारे यहाँ पर तीन फोर्स एक्ट कर रहे थे तो रिजल्टेंट जीरो बनेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से जो हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी क्या होगी, सेम रहेगी, यानी कि आप यहाँ पर बोल सकते हो कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पर, डी वाला, ठीक है। वेलोसिटी जो है हमारे पार्टिकल की वो क्या रहेगी यहाँ पर, इस केस में सेम रहेगी, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो 12 है उसका आंसर क्या आ जाएगा, डी, ठीक है। ध्यान रखना ये किसकी वजह से बोला आपने, न्यूटन का सेकंड लॉ, बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना। 13 वाला देखो, इसमें कह रहा है यू आर अ मैरून ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड कैन नॉट एक्सर्ट एनी हॉरिजॉन्टल फोर्स, और कोई भी फोर्स आप नहीं लगा रहे, बाय पुशिंग अगेंस्ट द सरफेस, हाउ यू गेट ऑफ, तो आप कैसे बाहर आ सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है यहाँ पर, ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। और जो फ्रिक्शनलेस सरफेस होती है ना, जो फ्रिक्शनलेस सरफेस होती है वो फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो वो फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। कैसे कैसे करती है, बाय स्प्लिटिंग और स्नीजिंग, थ्रोइंग वैसे लिखना होगा, मैंने थ्रो लिख दिया, ठीक है, थ्रोइंग ऑब्जेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होता, तभी तो आपको पता है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब आप देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए ठीक है, जंपिंग नहीं आएगा, रोलिंग नहीं आएगा, स्प्लिटिंग और स्नीजिंग और थ्रोइंग, देखो सी ऑप्शन आ जाएगा ना हमारा, ठीक है। तो ध्यान रखना, कोई भी फ्रेक हो। अब इसके बाद बुलेट है, उसका मास दे रखा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है इतनी स्पीड से, स्ट्राइक कर रही है एक वुडन ब्लॉक को जिसका मास हमें दे रखा है, और सस्पेंड कर रही है लाइट बाय इन एक्सेसिंग ऑफ लेंथ इतनी, एज रिजल्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ब्लॉक फाउंड टू राइज है, वर्टिकुलर डिस्टेंस इतना है, तो स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इट इमर्ज ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द ब्लॉक, तो कितनी स्पीड होगी वो हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। आप इसको बहुत ध्यान से रीड करो, रीड करना बहुत जरूरी है, ध्यान से सोच के बताओ कंसेप्ट कौन सा लगेगा, कंसेप्ट लगेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन, पूरा नहीं लिख रही, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
यही लगेगा इसमें भी, ठीक है। यानी कि पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, इनिशियल वाला जो है वो फाइनल के बराबर है, यानी कि 0.01 इंटू 400 प्लस 0 इज इक्वल टू 2v प्लस 0.01 वी डैश, ठीक है। ये आ गया हमारा फर्स्ट, ये v है, ठीक है, v डैश ऐसे। अब क्या हुआ, अब वेलोसिटी v जो है आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद जो v है वो हम निकाल सकते हैं अंडर रूट 2gh से, यानी कि अंडर रूट में 2 इंटू 10 इंटू 0.1, यानी कि हमारा आंसर आ गया √2। इसे बना लो आप सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, इसे बना लिया हमने सेकेंड इक्वेशन। हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो v डैश इज इक्वल टू 120 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर सकते हो, पूरा सॉल्व कर लेना आराम से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, 120, सी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। ये देखो, सॉरी अगर थोड़ा हट गया होगा, सॉरी। ये देखो अब ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, पी आई इज इक्वल टू पी फाइनल, और फिर हमने इस तरीके से इसके अंदर वैल्यूज डाल दी, और कोलोजन के बाद वेलोसिटी जो है वो इसके हिसाब से √2 हो जाएगी। फ्रॉम 1 एंड 2 हमने क्या किया, फिर v डैश की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। और ऊपर वाला भी मैंने ये वही रीजन लिखा है जो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना इसका। 15 हो गया, अब हम नहीं, हम लोगों ने कौन सा कर लिया, 14 कर लिया, 15 कर लेते हैं, ठीक है। ये 15 वाला है, 15 वाले का भी पढ़ लो आप। एक्सप्लोजन ब्रेक अ रॉक इंटू 3 पार्ट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा, 2 ऑफ देम गो ऑफ एट राइट एंगल, 2 जो थे वो राइट एंगल पे चले गए, एक दूसरे से राइट एंगल थे। फर्स्ट पार्ट ऑफ द मास 1 kg मूव विद स्पीड, इतनी देर रखी है। सेकंड पार्ट जो 2 kg का था वो मूव कर रहा था 8 मीटर से। तो थर्ड पार्ट जो है वो 4 मीटर से फ्लाई कर रहा है, तो मास उसका पूछ रहा है। अब हमसे मास पूछ रहे हैं, वैसे तो कंसेप्ट मोमेंटम ही है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर कंसेप्ट मोमेंटम वाला ही लगेगा, मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। वो थोड़ा मैं अच्छे से लिख नहीं रही, आप लिख लेना। मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो यानी कि P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि आपको पता है जो P है यानी मोमेंटम होता है mv, जो P होता है वो mv होता है, ठीक है। तो हम सीधा वैल्यू डाल देते हैं, तो 1 इंटू 12 आई कैप, क्योंकि ये हमारा उसमें जाएगा एक्स एक्सिस पे, और साथ में हम आगे लिख सकते हैं जो 2 वाला है इंटू में 2 वाला जो है उसकी स्पीड है 8, यानी 8 जे कैप, और तीसरे वाले की हमें पता नहीं, तो इसलिए हमने इसको 0 कर दिया, ठीक है। बाकी अब इसको सॉल्व करो तो ये बन जाएगा 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप प्लस P3 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, P3 जो है हम P3 को निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा माइनस ऑफ 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप, इस पूरे का माइनस क्वांटिटी बन जाएगी। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, P3 जो है वो आ जाएगा अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, यानी 256, यानी कि आ गया 20 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ जाएगा 20 kg मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हम इसका मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, तो P3 जो है वो हो जाएगा m3 इंटू में V3, ध्यान से देखो, m3 आपके पास आ जाएगा 20 आ गया इंटू में, नहीं यहाँ से हमें क्या मिला, मोमेंटम मिल गया ना, तो P3 की जगह पर 20 आ गया, m3 इंटू में V3 आ जाएगा, V3 आपके पास है शायद, 4 है, 4 आ गया। अब बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इतना तो हमने कर ही दिया, अब इसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आप निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो, तो m3 कितना आ जाएगा 20/4, यानी कि 5 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 kg, बी ऑप्शन, ठीक है। तो सिंपल है, आपने आप ध्यान रखना यहाँ पर आई जे कैप बिल्कुल यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद चलो आगे 15 कर लिया ना, 16, तो 16 वाला जो क्वेश्चन है हमारा, 16 वाले को रीड करो आप एक बार, ठीक है। तो देखो 16 वाले में कह रहे हैं कि एक लिफ्ट है वो मूव कर रही है डाउन विद एक्सेलेरेशन ए, एक मैन है इन द लिफ्ट ड्रॉप्स अ बॉल इनसाइड द लिफ्ट, तो उसने लिफ्ट में बॉल को ड्रॉप कर दिया है। एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व बाय द मैन इन द लिफ्ट एंड अ मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड, तो फिर उससे रिस्पेक्ट में बताना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इस तरीके से करते हैं, देखो इसे हटा देती हूँ। एक्सेलरेशन मैन का तो हो जाएगा ए के कैप, ठीक है। इसी मतलब ये वाला हमारा हो जाएगा के कैप में। इसके बाद क्या है, एक्सेलरेशन बॉल का भी है, तो वो हो जाएगा जी के कैप, ठीक है। बॉल का तो हमने जी ले लिया, के कैप में ले लिया। अब ध्यान रखना ये जो के कैप है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने के कैप लगाया यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालूँ, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालूँ यहाँ पर, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है हमारा, यानी कि AREL लिख देते हैं, वो क्या हो जाएगा, ए बेस माइनस ए मैन, ए बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ मैन, यानी कि जी माइनस ए के कैप, इस तरीके से, ठीक है। ए जी माइनस ए के कैप हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन ऑब्जर्व्ड बाय मैन इन लिफ्ट। तो लिफ्ट में कितना एक्सेलरेशन, लिफ्ट, तो लिफ्ट में एक्सेलरेशन कितना जो है ऑब्जर्व करा मैन ने, वो है g-a। ठीक है, g-a ऑब्जर्व करा उसने। तो अगेन एक देखो, एक और मैन है जो कि आउटसाइड है और वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो जो मैन है स्टैंडिंग आउटसाइड, ये ए मैन है, ये आउटसाइड वाला है। ठीक है, ध्यान रखना, ये आउटसाइड वाला, पूरा नहीं लिख रही मैं, आप ध्यान रखना, ये आउटसाइड वाला है। तो ये 0 के कैप हो जाएगा। ठीक है, बाहर है क्योंकि वो तो लिफ्ट में है ही नहीं, वो बाहर से देख रहा है। तो ए रिलेटिव यहाँ के लिए निकाले अगर हम लोग, तो हो जाएगा ना जी के कैप माइनस 0 के कैप, यानी कि आ जाएगा जी के कैप। ठीक है, तो यानी कि एक्सेलरेशन आउटसाइड बाय ऑब्जर्व्ड बाय मैन, तो यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो जो मैन ऑब्जर्व कर रहा है, जो बाहर खड़ा है, तो वो कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑब्जर्व्ड बाय आउटसाइड मैन, जो बाहर वाला मैन था, उसने जो ऑब्जर्व करा वो कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें किस किस का निकालना था, देखो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व बाय द मैन इन द लिफ्ट, एक मैन इन द लिफ्ट का था और एक आउटसाइड वाला था। ठीक है, तो आप एक बार अच्छे से एक हमारा क्या आया आंसर, एक आया हमारा g-a और एक आंसर हमारा आ गया जी, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलो आप 17 वाले पे चलते हैं, 17 वाला भी कर लेते हैं। कह रहे हैं इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। 17 वाले में कह रहे हैं हम लोगों को, एक बलून है विद मास m, जिसका मास m है, इज डिसेंडिंग डाउन, वो डिसेंड कर रहा है डाउन। तो बलून डिसेंड कर रहा है, यानी कि ये बलून है, ठीक है, डिसेंड कर रहा है, उसकी तरफ जो मास उसमें तो जो आप बोलो mg उस पर नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और एक नॉर्मल फोर्स होगा जब हम v मान लेते हैं ऊपर। ठीक है, ये तो कह रहे हैं कि वो डिसेंड कर रहा है, डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन, ये ए, हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम इट सो सो दैट इट स्टार्ट मूविंग अप विद एक्सेलरेशन ए। तो कितना मास उससे रिमूव कर रहा है जिसकी वजह से वो ऊपर एक्सेलरेशन पार्ट वाले में जो बोला हुआ है हमें, तो इसके हिसाब से अगर हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा ना mg-b इज इक्वल टू ma। आपको पता है हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, mg नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, b ऊपर की तरफ लग रहा है, इसलिए माइनस b, और बराबर आ जाएगा आपका ma के बराबर। ठीक है, ये आपको पता है, ऐसा करते हैं हम, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड वाले केस में देखो, ये फिर से ये नीचे की तरफ ऐसे ऐसे, रुको, ये ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ है, तो ये अब m-m0 जी बन जाएगा, मतलब इसमें से कुछ मास को हमने रिमूव करा है, तो ये m-m0 जी बनेगा, और इसके ऊपर की तरफ जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो तो लगेगा ही लगेगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, b-m-m0 जी इज इक्वल टू m-m0 a। इस तरीके से लिख सकते हैं, सिमिलरली इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये बन गई इक्वेशन 2। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2 कर दो, तो आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास m o जो है वो आ जाएगा 2ma/g+a। आप सॉल्व करना, ठीक है, प्लीज आप लोग सॉल्व करना, तो हम लोगों को जल्दी करना है इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। तो m0 जो है वो आ जाएगा 2ma/g+a, 2ma/g+a, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। चलो अगला 18 वाला। 18 वाले में हमें कह रहे हैं कि एक स्प्रिंग बैलेंस को अटैच करा है सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट, लिफ्ट के सीलिंग पे अटैच करा हुआ है। एक मैन हैंग्स हिज बैग ऑन द स्ट्रिंग, उसने स्ट्रिंग पे बैग को अपने हैंग करा है, एंड बैलेंस रीड कर रहा है 49 न्यूटन। ठीक है, व्हेन लिफ्ट इज स्टेशनरी, तो लिफ्ट स्टेशनरी थी तब इतना दिखा रहा था। इफ द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन दिस, तो रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस कितनी होगी। तो देखो, जब लिफ्ट जो है स्टेशनरी है, जब लिफ्ट हमारी स्टेशनरी है तो हमारा नॉर्मल फोर्स बराबर होता है mg के, नॉर्मल फोर्स दिखा रहा था 49 इज इक्वल टू m, हमारे पास नहीं है, g तो पता है हमें 9.8 है, तो मास कितना हो जाएगा इस केस में 49/9.8, यानी कि सॉल्व करेंगे 5 kg। ठीक है, ये कब की कंडीशन है, जब आपकी लिफ्ट जो है स्टेशनरी है। अगर a जो है वो डाउनवर्ड्स जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो r इज इक्वल टू m g-a हो जाता है। आपको पता है जब डाउनवर्ड्स जाता है तो m g-a हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि हमारा आ गया 5, जी की वैल्यू है 9.8 -5। ठीक है, आर, तो यानी कि हमारी रीडिंग कितनी आ जाएगी 24 न्यूटन, यानी आंसर आ गया आपका ए, 24 न्यूटन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चले। 19th वाले में कह रहे हैं कि एक पर्सन है जिसका मास जो है वो 60 kg है, इज इनसाइड अ लिफ्ट। तब ये भी लिफ्ट वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक पर्सन है, इसका मास 60 kg है इनसाइड द लिफ्ट, एंड लिफ्ट का मास इतना दे रखा है, द एंड प्रेसेस द बटन ऑन कंट्रोल पैनल, द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, तो लिफ्ट ऊपर की तरफ जाने लग गई, एक्सेलरेशन इतना हो गया, जी की वैल्यू इतनी लेनी है, तो टेंशन बतानी है सपोर्ट केबल की, टेंशन कितनी होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, टोटल मास निकालोगे पहले आप, टोटल मास निकालना पड़ेगा, यानी कि m, वो कितना होगा हमारा मास ऑफ लिफ्ट,
प्लस मास ऑफ पर्सन, टोटल मास तो इन दोनों को मिला के ही होगा, मास इन दोनों को मिलाओ तो एक हमारा 940 प्लस 60 यानी कि टोटल हो जाएगा 1000 kg। ठीक है, अब देखो, अब आप एक दिमाग लगाओ, लिफ्ट वाला आप वैसे बना सकते हो ऐसे करके। ठीक है, एक टेंशन ऐसे ऊपर की तरफ है तो टेंशन फोर्स है, नीचे की तरफ इन दोनों का फोर्स है। ठीक है, mg फोर्स नीचे की तरफ है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि टी टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू ma। आपको पता है लिफ्ट अपवर्ड जा रही है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो टी माइनस mg इज इक्वल टू ma लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब टी माइनस mg आपने वैसे निकाल लिया, 1000 तो हमारा मास हो गया और g की वैल्यू 10 हो गई, इज इक्वल टू मास फिर से 1000 है और इंटू 1। अब आप यहाँ पर टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में बताओ कितनी आएगी, बताओ जल्दी बताओ, इस वाले में टेंशन की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। ठीक है, ऑप्शन बताओ कौन सा करेक्ट आ रहा है। ठीक है, आप लोग लिख के मुझे बताना इसको एक बार। चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ओ सॉरी, हटा दिया, ये ना हटा देती हूँ ये, बस। आप ना इसका मुझे आंसर अब बताओ, सॉल्विंग मैंने आपको बता दी कैसे करनी है, अब इसके बाद मुझे आंसर आप लोग बताओ कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, सेम हमने किस कौन सा कर दिया, 20 कर दिया, नहीं 19 करा था ना, सॉरी 19 वाला करा, देखो बेटा 20 नहीं करा, 19 वाला। 19 वाले का आंसर जो है इसका, आप मुझे आंसर एक बार बताना। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ। 20 वाला जो है, 20 वाले में भी कहीं ना कहीं लिफ्ट से रिलेटेड ही है, तो एक बार आप इसको भी सॉल्व करके मुझे एक बार कमेंट में बताओ, फिर सिमिलर सा क्वेश्चन है तो बार बार खैर फ़ायदा नहीं है, तो आप एक बार इसको मुझे सॉल्व करके बताओ। ठीक है, आप भी सॉल्व कर रहे हो साथ में, तो आप मुझे एक बार सॉल्व करके बताओ इसको कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, 20 वाला भी आप एक बार खुद से ट्राई करो। इसके बाद चलो 21 वाले पे चलते हैं। 21 वाले में कह रहे हैं रेशियो ऑफ वेट ऑफ अ मैन इन स्टेशनरी लिफ्ट एंड व्हेन इट इज मूविंग डाउनवर्ड। एक तो स्टेशनरी बोल रखा है, दूसरा डाउनवर्ड बोल रखा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 3:2। तो वैल्यू ऑफ ए बतानी है हमें। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, 3/2 बोला हुआ है, 3:2 बोला हुआ है, यानी कि 3/2 बोला हुआ है, और आपका देखो एक पहले तो स्टेशनरी है यानी कि mg, दूसरी तरफ कह रहा है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है यानी mg - a ये। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है। अब आप इसको सॉल्व करो, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी g/3। आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी g/3, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। चलो 22 पे चलें। चलो 22 वाला है, इसमें कह रहे हैं मास ऑफ अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, फोर्स एफ एक्ट कर रहा है ब्लॉक पे, ऐसे बता रखा है कि इस तरीके से कर रहा है। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ बतानी है जिससे जो ब्लॉक है वो लिफ्ट अप हो जाएगा। ठीक है, कितनी मिनिमम वैल्यू होगी जिससे आपका जो बॉक्स है वो लिफ्ट अप कर जाएगा। ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ हो जाएगा। पहली बात तो आपको पता है यहाँ पर कॉस साइन कंपोनेंट दोनों कंपोनेंट काम करते हैं। ठीक है, वैसे इसमें मूवमेंट किसकी वजह से होगी, साइन कंपोनेंट की वजह से। ठीक है, तो ये हमारा जो है F sin 30 जो है, ठीक है, एक तो इसकी इसके कहीं ना कहीं रोल है, प्लस साथ में आपको पता है यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा लगेगा। ठीक है, तो प्लस नॉर्मल बराबर आ जाएगा हमारा ये, इसके mg के बराबर आ जाएगा, स्मॉल कैप कैपिटल M बना लो। ठीक है, तो साइन कंपोनेंट का लेना देना है इसमें, तो F sin 30 प्लस n इज इक्वल टू mg। अब क्योंकि पता है आपको नॉर्मल फोर्स जीरो आ जाएगा इस पर, नॉर्मल फोर्स जीरो हो गया, यानी कि F की वैल्यू निकालनी है, F इज इक्वल टू 10 × 10 अपॉन में 1/2, यानी कि आ जाएगा हमारा 200 न्यूटन, ये वाला। चलो 23 वाले पे भी अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ठीक है, 23 वाले पे भी देखो कैसे करना है। 23 वाले पे हमें बोला हुआ है दो ब्लॉक हैं जिनका मास जो है वो हमें ये दे रखा है, कनेक्ट करा है एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग विच पास ओवर अ मासलेस फ्रिक्शनलेस पुले। ठीक है, तो कह रहे हैं टोटल डाउनवर्ड थ्रस्ट पुले पे कितना लगेगा। ठीक है, दो ब्लॉक है, मास उनका दे रखा है, कनेक्ट करा है आपने, आपको पता है दो ब्लॉक है जिनका मास इतना है और उनको कनेक्ट करा हुआ है, तो हम लोग उनमें टेंशन निकालनी है, तो टेंशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2m1m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, और इंटू में जी हो जाता है। ठीक है, ये यानी कि 2 इंटू में मास आ जाएगा हमारा 4, इंटू में 2, इंटू में जी की वैल्यू 10 डाल देते हैं, अपॉन में 4 + 2, यानी कि 160 अपॉन में 6, 26.6 समथिंग आएगा, यानी कि 27 ले सकते हैं हम इसको न्यूटन, यानी कि ए पार्ट हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है इसमें। ठीक है, 27, एक मिनट, 27 आ गया, रुको, ये गलती हो जाती है, देखो 27 आ गया, इसके बाद देखो, इसके बाद भी करना है, डाउनवर्ड थ्रस्ट ऑन द पुले पूछा हुआ है ना, तो डाउनवर्ड थ्रस्ट पूछा हुआ है, तो डाउनवर्ड थ्रस्ट मतलब कि देखो, ये इसने पूछा हमसे डाउनवर्ड थ्रस्ट पूछा हुआ है, पुले पे डाउनवर्ड थ्रस्ट कितना लगेगा, तो वो बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ टेंशन 2t के बराबर, यानी कि 2 इंटू में 27, ये है मेन आंसर 54 न्यूटन। ठीक है, याद रखना।
अगर सिर्फ टेंशन वाली चीज़ थी तो उतना ही था, पर इसने हमसे पूछा डाउनवर्ड थ्रस्ट ऑन द पुले, तो यानी कि 54 आंसर आ जाएगा हमारा। चलो नेक्स्ट पे चले, इसको हटा देते हैं। देखो नेक्स्ट वाला जो है हमारा 3 ब्लॉक्स हैं, M1 M2 M3 मास है इनका, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फोर्स ऑफ 40 न्यूटन पुल कर रहा है सिस्टम को, कैलकुलेट करना है टेंशन। M1 M2 M3 की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है, ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है। तो वैसे देखो डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल सकते हो आप। एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन में जो मासेस हैं उनको आप टोटल प्लस कर दो, क्योंकि ये पूरा साथ में कनेक्टेड है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो A इज इक्वल टू 40 अपॉन में 10 प्लस 6 प्लस 4, यानी कि आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया। अब क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे बोल रहे थे टेंशन फोर्स जो है 40 न्यूटन का पुल कर रहा है सिस्टम को, पुल कर रहा है इसको, ठीक है, इस सिस्टम को पुल कर रहा है यानी कि इधर की तरफ पुल कर रहा है ना, ऐसे, ठीक है। आपको पता है बाकी टेंशन वेंशन जो इसमें लग रही है वो है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 40 माइनस टी इज इक्वल टू 10 इंटू 2, ठीक है। टी की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी। टी की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए आप लोग निकाल के बताओ मुझे कितनी आएगी जल्दी से। 24 का आंसर बताओ कमेंट में कि टी की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, बस कैलकुलेशन करनी है, बताओ जल्दी से। चलो अगले वाले पे चलते हैं, 25 वाले पे चलते हैं। 25 वाला भी वैसे सिमिलर ही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ना कुछ सेम सेम सा है, तो आप इसको खुद से एज अ होमवर्क खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार आप खुद ट्राई कर लेना इसको, ठीक है। 25 वाले को भी एक बार आप खुद ट्राई कर लो, क्योंकि सेम सेम से क्वेश्चन है तो फिर फायदा नहीं है डिस्कस करने का। अब 26 वाला है, इसमें कह रहे हैं मास एम प्लेस करा है एक बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम पे, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, देर इज नो फ्रिक्शन, फोर्स एफ अप्लाई हो रहा है एम पे, ठीक है, कैपिटल एम पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, इट मूव्स विद एक्सेलरेशन ए, तो नेट फोर्स ऑन द टॉप बॉडी, टॉप बॉडी पे नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स निकालने को बोल रहे हैं। अब ध्यान समझना, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, ये उन्होंने क्वेश्चन बोला हुआ है कि फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, नो हॉरिजॉन्टल फोर्स। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स प्रेजेंट नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर, और कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स प्रेजेंट नहीं होगा तो आप ध्यान रखना नेट फोर्स जो है ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जो नेट फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग वो हो जाएगा ओवरऑल आपका किस, जो टॉप बॉडी पे पूछा है, देखो टॉप वाली बॉडी पे पूछा हुआ है तो वो कितना हो जाएगा उस पर, जीरो हो जाएगा, तो जीरो आंसर है इसमें, नहीं है, नन ऑफ दीज है ये, ठीक है, नन ऑफ दीज है इसका आंसर। चलो नेक्स्ट वाला ये जो 27 है, वैसे आपने ऐसे ना हम लोगों ने क्वेश्चन बेटा करे हुए क्लास में, ऐसे तुम्हें थोड़ा सा याद आएगा, ऐसे हमने क्वेश्चन कर रखे हैं, जैसे ये 27 है या ये सब है ना, तो हम ये कर चुके हैं क्लास में, क्वेश्चन काफ़ी बार कर चुके हैं। चलो फिर भी एक बार कर लेते हैं इसमें भी। 27 वाले के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले हम लोगों को निकालना है इसमें एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ नेट अपॉन में एम टोटल, ठीक है। एफ नेट हो जाएगा 14, एम टोटल हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 7, और ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है, तो एफ कॉन्टैक्ट निकालना है, तो एफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 इंटू में ए यानी कि 6 न्यूटन, तो इसका आंसर है 6 न्यूटन ए, ठीक है। इसको हटा देती हूँ, 6 न्यूटन इसका आंसर है। 28 वाला देखो, 28 में कह रहे हैं स्प्रिंग बैलेंस को अटैच कर रहा है सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट में, आई थिंक ये पहले कर चुके हैं हम लोग, देखो बेटा सेम क्वेश्चन है, ये आप कर चुके हो तो दोबारा नहीं करेंगे, ये कर चुके हैं हम लोग। अगर इसमें कह रहे हैं 3 ब्लॉक हैं जिनका मास ये दे रखा है हमें, कनेक्ट कर रहे हैं बाय स्ट्रिंग, ऐसे दिखा रखा है, आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स एफ अप्लाई हुआ है ब्लॉक पे, तो मास मूव कर रहा है अपवर्ड इतनी वेलोसिटी से, ठीक है। तो नेट फोर्स जो है 2m पे कितना होगा आपको बताना है, ये जो 2m है इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा ये हम लोगों को बताना है इसमें, ठीक है। अब पहली बात बताओ, सारे जो ब्लॉक्स हैं, अगर हम ये सारे ब्लॉक्स को देखें, ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ये सारे के सारे एक कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहे हैं। अगर ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो एफ नेट जो है हमारा यहाँ पर हो जाएगा 0, यानी कि इसका आंसर सिंपल से सॉल्व भी नहीं करना है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। चलो 30 वाला, इसमें कह रहे हैं मार्बल ब्लॉक ऑफ मास 2 kg लाई कर रहा है आइस पे, व्हेन गिवन अ वेलोसिटी इतनी, स्टॉप बाय अ फ्रिक्शन 10 सेकंड में, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, ठीक है। इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला यू लगा सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, 0 इज इक्वल टू यू माइनस म्यू जी टी लगा सकते हैं, क्योंकि यहीं से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा यू अपॉन में जी टी, यू आ गया आपके पास 6, जी 10 और टी भी 10, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 0.06, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 31 वाला देखो, 31 में कह रहे हैं कि मास है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है हमें, फोर्स दे रखा है हम लोगों को, इतना अप्लाई कर रहे हैं, और ब्लॉक जो है पैरेलल टू द फ्लोर है, तो फोर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द ब्लॉक एंड फ्लोर निकालना है,
ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी होता है, यानी कि 0.8 इंटू में 4 इंटू में 10, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर 32 न्यूटन। ठीक है, तो ये वाला। ठीक है, सॉरी, आंसर आ गया 32। अब 33 में कह रहे हैं एक ब्लॉक है जिसका मास m है, वो कॉन्टैक्ट है कार्ट सी के साथ में, जैसे फिगर में दिखा रखा है हम लोगों को। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन दी ब्लॉक एंड कार्ट म्यू है। एक्सेलरेशन अगर अल्फा है ऑफ द कार्ट दैट विल प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम दी, इनमें से क्या ठीक रहेगा इनमें से? ठीक है, कार्ट मूव कर रही है किसी एक्सेलरेशन से, तो जैसे ऐसे मान लेते हैं ये m मास है। ठीक है, तो इस पर फोर्स लग रहा है, इस पर नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है। ठीक है, मैं डायरेक्शन थोड़े वैसे ही नॉर्मली बता रही हूँ कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पर। ऐसा डायरेक्शन डिनोट नहीं करी, बस फोर्स बता दूँ। नीचे की तरफ एक एम जी भी लगेगा और एक एक्सेलरेशन भी लग रहा है, आपको पता है एम अल्फा लगेगा, ये सब लग रहे हैं। ठीक है, इस पर तो अगर ये जो ब्लॉक है, अगर ये स्टैटिक रहेगा, अगर ये जो ब्लॉक है ये स्टैटिक रहेगा, आपको ध्यान रखना, अगर ये स्टैटिक रहेगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दी कार्ट, विद रिस्पेक्ट टू दी कार्ट, कार्ट के साथ में स्टैटिक रहेगा। कब रहेगा? इफ़ जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमारा, यानी म्यू एन है, वो मोर देन इक्वल टू एम जी ओ, तभी ये स्टैटिक रहेगा विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। कब? जब म्यू एन जो है वो मोर देन इक्वल टू एम जी होगा, यानी कि म्यू एन की वैल्यू लिख सकते हैं हम एम अल्फा मोर देन इक्वल टू एम जी, यानी कि अल्फा जो है वो मोर देन इक्वल टू जी अपॉन में म्यू होना चाहिए, यानी कि अल्फा जो है वो मोर देन इक्वल टू म्यू होना चाहिए, जी अपॉन म्यू, यानी सी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इसे सीधे सीधे करना है। फोर वाला है, तो इसमें से देख लो आप कौन सी वाली आपको लग रहा है कि जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो इसमें से देखो, वैसे तो आप पढ़ोगे तो डी वाली जो स्टेटमेंट है, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज़ डायमेंशन ऑफ लेंथ, ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी वो इनकरेक्ट है। ठीक है, चलो 35 वाला भी कर लेते हैं, कुछ ही क्वेश्चन रह गया, अब जल्दी से कंप्लीट करते हैं इसको। 35 वाला, ठीक है, 35 वाला भी आप एक बार रीड करो अच्छे से और थोड़ा सोचो कि कैसे करें इसको, 35 वाले को किस तरीके से करें। एक ब्लॉक है ए है जिसका मास m1 है, वो रेस्ट कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे। ठीक है, चलो थोड़ा सा ड्रॉ भी कर सकते हैं, वैसे हम लोग थोड़ा ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। अब मान लो इस तरीके से है, तो यहाँ पर एक मास है हमारा ए, जिसका मास, मतलब ये ब्लॉक है जिसका मास m1 है, एक्सेलरेशन ए ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से है, अ लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू इट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुले, मतलब एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है इससे, ऐसे पुले है उससे ऐसे जा रही है इस तरीके से, तो ये बी है, इसका मास m1 है, इस तरीके से पुले एट द एज ऑफ द टेबल फ्रॉम द अदर हैंड, ब्लॉक बी है जिसका मास m2 है। ठीक है, सस्पेंड है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज म्यू के, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। और जब ब्लॉक ए स्लाइड कर रहा है टेबल पे, तो टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग में, ये आपको बतानी है। ठीक है, इसका मास m2g हो जाएगा, नीचे की तरफ जो लगेगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई एक्सेलेरेशन भी लगेगा, इस पे यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा, आप लिखोगे म्यू m1g लगेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वही है, ऐसे एल इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा म्यू m2g इस तरीके से। अब हम लिखें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, ऐसे जी नहीं आएगा, m2a, इसको फर्स्ट बना सकते हैं। दूसरा भी लिख सकते हो आप, टी माइनस म्यू के m1g इज इक्वल टू m1a, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ऐसा लिखने के बाद यहाँ से a की वैल्यू निकालो, तो वो हो जाएगी m2 माइनस म्यू के, ठीक है, m2 माइनस म्यू के m1 g अपॉन में m1 प्लस m2, इस तरीके से a निकल सकता है हमसे। तो ब्लॉक ऑफ मास m2 जो है, m2 के लिए भी निकाल सकते हो आप इस तरीके से। हाँ दिख रहा है, ठीक है, तो देखो उसके लिए ब्लॉक m2 के लिए भी लिख सकते हो, ब्लॉक m2 के लिए अगर लिखोगे तो वो भी ऐसे आ जाएगा m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2, और ये वैल्यू आ जाएगी m2 माइनस म्यू के m1 अपॉन में m1 प्लस m2, तो यहाँ आ जाएगा g। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं। यहाँ से t की वैल्यू भी निकाल सकते हो, देखो t के लिए लिख सकते हो आप, तो मैं अब इसका ना यहाँ लिख रही हूँ देखो। ठीक है, तो t ऐसे लिख सकते हैं ना, t इज इक्वल टू m2g माइनस m2, ठीक है, m2g माइनस m2 माइनस म्यू के m1 अपॉन में m1 प्लस m2g इस तरीके से। और हम लिख सकते हैं m2g m1 प्लस म्यू के m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला। अब टेंशन निकालना है तो टेंशन भी निकाल सकते हैं, टेंशन भी बहुत आराम से आप लिख सकते हो, टेंशन को भी लिख सकते हो। तो टेंशन टी जो है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर m1 m2 1 प्लस म्यू के जी
अपॉन में m1 प्लस m2। ये एक्सप्रेशंस हैं, इसमें टाइम लगता है ये थोड़ा सा। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब ढूंढना पड़ेगा, चलो ये रहा ना 35 में। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन ठीक है। m1 m2, ठीक है। इसके बाद m1 m2 1 प्लस म्यू के जी अपॉन में बी वाला ठीक है। देखो m1 m2 1 प्लस म्यू के जी अपॉन में m1 प्लस m2, ये वाला ठीक है। ठीक है, तो ये अब मैं हटा देती हूँ। इस तरीके से करना है, ठीक है। ये अब पुराने वाला भी हट गया होगा, कोई नहीं, चलो वो हटा देते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे हटा देते हैं। बाकी आपने मार्क तो कर ही लिया ऊपर वाले, ठीक है। इसके बाद वाला भी एक आध रह गए हैं, वो वाले भी और करके ख़त्म करते हैं इसको। तो इसके बाद चलते हैं 36 पे। ये रहा 36। एक सिस्टम है जिसके अंदर 3 मासेस है, m1 m2 m3, कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग है, पुल ए पी है, मास m1 हैंग कर रहा है फ्रीली, m2 और m3 रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पे हैं। तो पुल ए इस फ्रिक्शनलेस एंड नेग्लिजिबल मास है, तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन m1 का कितना होगा। नीचे देखो, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन निकालना है हमारा m1 का, ठीक है। पहले एक्सेलरेशन लिख लो, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इसलिए m1 जी माइनस म्यू m2 प्लस m3 जी अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। बाकी आप चाहो तो बना सकते हो इस पे, कि इस पे नीचे की तरफ m1 जी लग रहा है, ठीक है। इस पे म्यू m2 जी लग रहा है, इस वाले पे म्यू m3 जी लग रहा है, एक्सेलरेशन भी लग रहा है, ऐसे करके तो आप इस पे लेबल कर सकते हो आराम से, ठीक है। ये है। इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, m जी माइनस 2 म्यू जी अपॉन में 3m, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो m यानी जी अपॉन में 3, ठीक है। इसको ऐसे लिख दो, जी अपॉन में 3 1 माइनस 2 म्यू, ये तो जी अपॉन में 3 1 माइनस 2 म्यू, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ये अब बाकी के ये 3 क्वेश्चन है, आप इन 3 क्वेश्चन को भी ट्राई करो, ठीक है। इनके आंसर मुझे एक बार कमेंट में बताना, ठीक है। इनको भी एक बार ट्राई करो, और अगर आपको ना आए तो मुझे आप प्लीज़ बताना, अदरवाइज़ आप इसको ट्राई करो, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन करे हमने, इन सबको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, काफ़ी नए नए फॉर्मूले और टॉपिक्स पता चल रहे हैं आपको, अच्छे से रिवाइज करो।